नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में मैं अनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। होप दोस्तों आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और आप सबकी स्टडी तो और ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों चलिए, आज के सेक्शन में हम ईवीएस का दूसरा क्लास देखते हैं। इससे पहले हमने ईवीएस का पहला क्लास पढ़ लिया और जिसमें हमने आपको एनईपी 2020 के द्वारा ईवीएस में जिन परिवर्तन करके और जिन जिन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया उस चीज़ों को मैंने आपको बताया और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बताएं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और बार बार इनके पॉइंट पूछे जा रहे थे। मैंने उन्हीं पॉइंटों को आपके सामने साझा आपको बताया है जो हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज दूसरा क्लास। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या, जड़ और तना। कौन कौन से सब्जी या फल हैं जो जड़ हैं और कौन तने में आते हैं, तो इसको हमको जानना है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये कितनी बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जड़ में हमारा कौन कौन सा है, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, शकरकंद। जड़ में हमारा कौन कौन आ रहा है, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, शकरकंद। ये हमारे जितने भी हैं ये हमारे पांचों जड़ हैं। और जड़ जो होता है ये भोजन का संग्रहण करते हैं, चाहे मूली हो, गाजर हो, शलजम हो, चुकंदर हो या शकरकंद। ये इनकी जो जड़ें होती हैं वो जल का संग्रहण करती हैं। अब देखते हैं हम तना को हम बल्ब भी कहते हैं। अगर आपको तना के स्थान पे बल्ब देखने को मिल जाए तो आप पढ़े रहेंगे तो ही इस चीज को कर पाएंगे। इसीलिए जितना मैं बता रही हूँ आप हर एक चीज पे अच्छे से लर्निंग करिए, अच्छे से पकड़ बनाइए, तब जाके आप सीटेट में बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से ध्यान दे रहे तो इजीली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तना में हमारा आलू है, प्याज है, लहसुन है, हल्दी है और अदरक है। ये हमारे 5 तना में आते हैं और 5 जो है वो जड़ में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं मलेरिया। क्या देखते हैं, मलेरिया जो है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से अंधेरे में हमें ढूंढ लेते हैं। मलेरिया हमें कैसे होती है, तो मलेरिया हमें मच्छर काटने से होती है। मलेरिया जो है वो हमें मच्छर काटने से होती है। बट मच्छर हमको कैसे काटते हैं ये उनको कैसे पता चलता है। आप कभी अंदाजा लगाए हैं कि जब आप सोए रहते हैं और आपने सारी लाइटें ऑफ कर रखी है, एकदम अंधेरा है, फिर भी मच्छर आपके पास आकर आपको काट के चले जाते हैं। ऐसा क्यों आप लोग को पता है? अंधेरे में तो किसी को नहीं दिखता, बट वो लोग कैसे आपको ढूंढ लेते हैं। तो इसका रीजन यही है कि आपके जो पैरों के तलवे हैं उनकी गंध और हमारे शरीर की गर्मी के कारण वे हमें अंधेरे में ढूंढ लेते हैं कि हम कहाँ हैं। और जैसे हमें ढूंढ लेते हैं, आते हैं, डंक मारते हैं और काट के चले जाते हैं। जो मलेरिया होता है ये किस परजीवी के कारण होता है, तो मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। किस परजीवी के कारण होता है हमें, तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ठीक। रक्त में मलेरिया कहाँ होता है, तो मलेरिया रक्त में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है वो रक्त में पाया जाता है या काले रंग का होता है, काले रंग का रक्त में पाया जाता है। जब मान लीजिए आप अपने ब्लड का चेकिंग करा रहे हैं तो उसमें जो आपका ब्लड है उसमें अगर काले रंग आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको क्या है, मलेरिया है। मलेरिया के रोगी के लिए रक्त की जांच की जाती है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि मलेरिया के रोगी के लिए किसकी जांच की जाती है, तो मलेरिया के रोगी के लिए
रक्त की जांच की जाती है। जब हम रक्त की जांच कराते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि हमको मलेरिया है या नहीं है। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। इसकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। कब किया था? 1902 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रॉस ने जब मलेरिया की खोज किया तो 1902 में इनको इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1905 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका अंतिम वाक्य क्या था? रोनाल्ड रॉस ने अपना अंतिम वाक्य दिया था, तो इनका अंतिम वाक्य क्या था? इनका अंतिम वाक्य था, मैं कुछ खोज लूंगा, कुछ नया खोज लूंगा। मैं कुछ खोज लूंगा, कुछ नया खोज लूंगा। इनका एक ही सिद्धांत था कि मैं कुछ तो खोज लूंगा और कुछ नया खोज लूंगा। ये कहते हुए इन्होंने अंततः मलेरिया रोग की खोज कर दी और यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, इसको भी सिद्ध कर दिया। मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनती है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मलेरिया की दवा पुनैन पेड़ की छाल से बनती है। ये सब एकदम फैक्ट है, आप एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखे जा रहे हैं, बस आप इन्हें बहुत ही अच्छे से लर्न करिए। अब हम देखते हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। तो यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में इसे रामगंगा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जिम कॉर्बेट को वर्तमान में रामगंगा के नाम से जाना जाता है। यह नैनीताल में है। और जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 से 1936 ईस्वी में। 1935 से 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट की स्थापना 1935 से 1936 ईस्वी में हुई थी। जिम कॉर्बेट कहाँ अवस्थित है या स्थित है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। इसी तरीके से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको भी देख लेते हैं हम, कौन कौन से हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशिया में शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। यह गुजरात के किस जिले में है? तो जूनागढ़ में स्थित है और सौराष्ट्र की पहाड़ियों पर स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ में सौराष्ट्र की पहाड़ियों पर गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं बाघ के बारे में। किसके बारे में? बाघ के बारे में। बाघ जो है वो घास भूमि का जीव है। मतलब बाघ जहाँ रहते हैं वो घास एरिया के क्षेत्र में, घास जहाँ मतलब घास ज़्यादा हो उस क्षेत्र में रहते हैं या रहना पसंद करते हैं, तो इसीलिए इन्हें घास भूमि का जीव कहा जाता है। भारत का टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो भारत का जो टाइगर स्टेट है वो मध्य प्रदेश एमपी को कहा जाता है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट देखते हैं। बाघ अलग अलग आवाज निकाल लेते हैं। बाघ जो होते हैं वो अलग अलग आवाज निकालने में सक्षम होते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में सबसे ज्यादा बाघ दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में सबसे ज्यादा बाघ अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। काले व पीले रंग की धारियां मनुष्य के फिंगरप्रिंट के समान, मतलब
इसका कहने का मतलब यह है कि जो बाघ होते हैं, बाघ पे जो धारियां पाई जाती हैं वो काले एवं पीले रंग की पाई जाती हैं और ये धारियां जो है वो मनुष्य के फिंगरप्रिंट के समान है। मीन्स जैसे हर मनुष्य का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उसी प्रकार से बाघ के जो धारियां होती हैं, प्रत्येक बाघ का अलग अलग धारी होता है। कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करते, सबका धारियां अलग अलग होता है। बाघिन व उसके बच्चे समूह में सबसे अधिक आयु की बाघिन समूह का नेतृत्व करती हैं। बाघिन और उनके जो बच्चे होते हैं वो एक समूह में रहते हैं और जो सबसे उम्र दराज की बाघिन होती है वो उस समूह का नेतृत्व करती है। बाघ के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा आपसे पूछा जाए तो क्या है? तो बाघ के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा जो है उसका टांग है, जो कि एक गद्दीदार होता है। ठीक है। शिकार खोजने में मदद, बाघ को शिकार करने में कौन मदद करता है, वो अपने शिकार को किस प्रकार से खोज करते हैं? तो बाघ सबसे पहले है बाघ के संवेदनशील गलमुच्छे। गलमुच्छे मतलब उनकी जो मूछें होती हैं, अगर उनके आसपास एरिया में शिकार है तो वो इशारा करने लगती हैं तो वो बाघ जान जाते हैं कि अब हमको शिकार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभिन्न दिशाओं में कानों की गति। बाघ की जो कान होती है वो विभिन्न दिशाओं में मूव करके आवाजें समझ सकती हैं, सुन सकते हैं। सुनने की तीव्र आवाज, बाघ में जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा तीव्र होती है। उनको एकदम थोड़ा भी कहीं भी ऐसे कुछ भी मतलब आवाज हो रहा है, एकदम हल्का फुल्का भी आवाज हो रहा है तो उनको वो बहुत स्पष्ट सुनाई दे देता है। इसी कारण से वो शिकार करने के में बहुत ही जल्दी शिकार कर लेते हैं और क्योंकि उनकी सुनने की भी क्षमता अधिक होती है और उनके जो कान होते हैं वो प्रत्येक दिशा में मूवेबल भी होते हैं। बाघ जो होता है वो कितने किलोमीटर तक सूंघ सकता है? तो बाघ 3 किलोमीटर की दूरी तक सूंघ सकता है। आप समझ सकते हैं कि 3 किलोमीटर दूरी से ही बाघ को आभास हो जाता है कि शिकार किधर करना है। अपने इलाके का निर्धारण अपने पेशाब के द्वारा करते हैं। बाघ जो होते हैं, हर बाघ का अपना अलग अलग इलाका होता है, तो अपने इलाके का निर्धारण कैसे करते हैं कि ये इलाका मेरा है, इस इलाका का राजा मैं हूँ। तो वो अपने पेशाब के माध्यम से निर्धारित करते हैं और उनके गंध के माध्यम से अपना निर्धारण कर लेते हैं कि ये इलाका मेरा है। इसके बच्चों का वजन जो होता है वो कितना होता है? तो बाघ के बच्चों का वजन होता है जो 1.5 kg से 2 kg मतलब 1.5 किलो से 2 किलो के बीच में होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बहुत बनता है बच्चों के बारे में, एक शेर के बच्चों के, एक बाघ के बच्चों के बारे में। अब आगे देखते हैं हम। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम देखिए, मेनली हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम, बट इसका सही रूप अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका सही रूप ये होता है इकोलॉजिक सिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिक सिस्टम, जिससे और इकोसिस्टम को हम पारितंत्र कहते हैं। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत पढ़ते हैं। गलत इसलिए क्योंकि हम पारिस्थितिकी तंत्र को ही इकोसिस्टम बोलते हैं, जबकि पारितंत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस पारितंत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है। पारितंत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र को हम इकोलॉजिक सिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं हम पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के कितने घटक है? तो पर्यावरण के 2 घटक है। कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक वे पृथ्वी पर जो भी जीव पाए जाते हैं
सजीव, जो भी जीव सजीव पाए जाते हैं वे जैविक कहलाते हैं। पृथ्वी पर जो भी सजीव जीव पाए जाते हैं वो जैविक कहलाते हैं और प्रकृति द्वारा निर्मित निर्जीव अजैविक कहलाता है। प्रकृति द्वारा जो भी निर्जीव है उसे हम अजैविक कहते हैं और प्रकृति में जो सजीव या जीव पाए जाते हैं उसे हम जैविक कहते हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इस पे अपना ध्यान फोकस करिएगा। जैविक अजैविक को प्रभावित करती है। जैविक किसको प्रभावित करती है? जैविक अजैविक को प्रभावित करती है और अजैविक भी जैविक को प्रभावित करती है। कहने का मतलब है कि जैविक और अजैविक एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ठीक, अभी पॉइंट आगे देखते हैं। ठीक, ओके, अभी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक। हाँ, जैविक, ओके। जैविक और अजैविक के अंतःक्रिया से ही जैविक हो या अजैविक, इन दोनों के अंतःक्रिया से क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र। पर अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जो होता है वो जैविक और अजैविक के अंतःक्रिया के कारण होता है। मतलब सजीव और निर्जीव जब आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र का इकोलॉजिकल सिस्टम का निर्माण होता है। बिना जीव के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन संभव नहीं है। बिना जीव के आप पारिस्थितिकी तंत्र या परिस्थिति का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई जगह जहाँ जैविक है वहाँ निश्चित रूप से अजैविक पाया जाता है। जहाँ पे आपको जैविक है वहाँ अजैविक पाया ही पाया जाएगा निश्चित रूप से। जब जैविक है तो वहाँ पे अजैविक पाया जाएगा। सन 1935 ईस्वी में ए.जी. टांसले महोदय ने सिद्ध कर दिया कि सन 1935 ईस्वी में ए.जी. टांसले महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों का जो चक्रण है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो चक्रण हैं उसके जो तत्व हैं वो भू जैव रासायनिक कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भौतिक कारक क्या क्या है। तो भौतिक कारक अजैविक को कहा जाता है। देखिए, आपको चाहे जैविक बोले या अजैविक बोले तो आपको पता होना चाहिए जैविक और अजैविक की अंतःक्रिया से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है और जो हमारे अजैविक कारक हैं उसे हम भौतिक कारक के नाम से भी जानते हैं। मतलब वही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? हम देखते हैं किसके बारे में? महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है। भारत की आर्थिक राजधानी हम किसको कहते हैं? मुंबई को, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो होता है वो मुंबई से जनरेट होती है और ज्यादा रिचेस्ट लोग मुंबई में ही पाए जाते हैं। सबसे फेमस महाराष्ट्र का शहर कौन सा है? तो मुंबई है। महाराष्ट्र का सबसे फेमस शहर जो है वो मुंबई है। समुद्र तट अरब सागर। मुंबई का समुद्र तट किसके किनारे है? तो अरब सागर के किनारे है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अजंता की गुफाएं मुंबई के औरंगाबाद में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? मुंबई में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? मुंबई में है। सबसे फेमस मुंबई का वड़ा पाव है और
दूसरा सॉरी वड़ा पाव फेमस है और पाव भाजी फेमस है और भारली बांगी फेमस है जिसमें भरुआ बैगन आता है। मतलब भरुआ बैगन की सब्जी फेमस है, पाव भाजी फेमस है, वड़ा पाव फेमस है और एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, अजंता की गुफा, ये सब महाराष्ट्र की फेमस चीजें हैं। बस आप सबको पॉइंटों पे ध्यान देना है। अगर आप पॉइंटों पे अच्छे से ध्यान दे गए तो आपको शीटेड क्वालिफाई में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला है समक्का सरलम्मा जात्रा। समक्का सरलम्मा जात्रा या इसे मेदारम यात्रा मेला भी कहते हैं। मेदारम यात्रा मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेदारम यात्रा मेला। मेदारम यात्रा मेला सबसे बड़ा मेला मेदारम यात्रा मेला। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह 2 वर्ष पर एक बार मनाया जाता है, वो भी माघ के महीने के पूर्णिमा पर। जब माघ महीना चलता है उसके पूर्णिमा पे मेदारम यात्रा मेला मनाई जाती है। कोया जनजाति इसे मनाने वाला कौन होता है? तो कोया जनजाति इसे मनाती है। यह जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह जनजाति तेलंगाना में पाई जाती है। इसमें क्या करते हैं? तो इस मेले में अपने कुल देवी के अपने जो वजन के बराबर अपनी कुल देवी को गुड़ चढ़ाते हैं। इस मेले में किसका आयोजन होता है? तो इस मेले में आयोजन ये होता है कि उनके जो कुल देवी होती हैं उनके अपने अपने वजन के अकॉर्डिंग अपने कुल देवी को गुड़ चढ़ाया जाता है। अब देखते हैं बच्चे देने वाले कौन होते हैं और अंडे देने वाले की पहचान कैसे होती है कि ये बच्चा देता है, ये अंडा देता है। ईवीएस में ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाते रहिए। देखिए बच्चे देने की पशुओं की पहचान, बच्चे देने वाले पशुओं की पहचान क्या है? इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। सबसे पहले इनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं, ये एक बड़ी पहचान है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, आप देखेंगे कि भेड़, ये सब चीजें क्या है कि इनके शरीर पे बाल पाई जाती हैं। सबने देखा होगा, कहीं ना सब आशा करते हैं सबने देखा होगा कि इन सब जानवरों के ऊपर शरीर के बाल पाए जाते हैं। मनुष्य भी है और तो ये लोग बच्चे देते हैं और इनके बाहरी कान होते हैं। इनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं और बाहरी कान होते हैं। ऑब्वियसली मनुष्य के भी बाहरी कान होते हैं, जानवरों के भी सबके बाहरी कान होते हैं और वो सब भी बच्चे देते हैं। बट जो अंडे देते हैं उनके शरीर पे बाल नहीं पाए जाते हैं। जैसे स्नेक, उसके शरीर पे बाल नहीं पाए जाते और उसके कान भी बाहर नहीं होते, उनके कान अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा? अभी हमने मेदारम यात्रा मेला देखा जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है और विश्व का दूसरा बड़ा मेला है। बट पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयाग का कुंभ मेला। ठीक, ये क्या है? प्रयाग का कुंभ मेला। और नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी, उज्जैन एमपी, उड़ीसा, इतने जगहों पे कुंभ मनाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है तो एक रॉकेट का उपयोग। अगर आपको अंतरिक्ष यात्रा करना है तो आप कैसे करेंगे? अगर आपको अंतरिक्ष यात्रा करना है तो आप एक रॉकेट के थ्रू जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो रॉकेट के जरिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब बस पॉइंटों में आप पढ़ना है, आप लोग को पॉइंटों को ध्यान रखना है। जामदानी बुनाई, जामदानी बुनाई कहाँ की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में। जामदानी बुनाई पश्चिम बंगाल में। चिकन कढ़ाई लखनऊ में। मधुबनी चित्रकारी बिहार में। कलमकारी आंध्र प्रदेश में। जामदानी बुनाई कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल में। चिकन कढ़ाई कहाँ की जाती है? लखनऊ में।
मधुबनी चित्रकारी कहाँ की जाती है? बिहार में। कलमकारी कहाँ की जाती है? आंध्र प्रदेश में। आप इन कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड इन पॉइंटों को याद रखिएगा। पोचमपल्ली कहाँ मनाया जाता है और पोचमपल्ली है क्या, इसको जानते हैं। तो पोचमपल्ली ये तेलंगाना में होता है। और क्या होता है, ये क्या है? तो पोचमपल्ली साड़ियों की रंगाई हो या निर्माण हो या बुनाई करने का काम होता है। यह एक गांव है। पोचमपल्ली जो है एक गांव है। फेमस व्यक्ति, पोचमपल्ली के जो फेमस व्यक्ति वो कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। इस पोचमपल्ली में क्या होता है? तो कपड़ों साड़ियों की रंगाई होती है, उसका निर्माण किया जाता है साड़ियों का, और उसका बुनाई किया जाता है। बीज का अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक है? किसी भी बीज को अगर अंकुरित करना है तो क्या उसके लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है? क्या उसके लिए ऊर्जा आवश्यक है? क्या उसके लिए नमी आवश्यक है? इन सब चीजों की मतलब क्या क्या आवश्यक है। देखिए, बीज के अंकुरण के लिए सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि बीज के अंकुरण के लिए क्या प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही तो पौधे भोजन बनाते हैं। तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पौधे भोजन बनाते हैं, लेकिन वो भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करते हैं, ना कि बीज के अंकुरण के लिए। आप लोग अंडरस्टैंड हुए या नहीं? लेकिन मेरी बातों को एक बार अगेन रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो आवश्यकता होती है वो भोजन बनाने के लिए होती है। देखते हैं बीज के अंकुरण। तो बीज के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? नमी आवश्यक है, वायु आवश्यक है और तापमान। क्या क्या आवश्यक है? नमी, वायु, तापमान। सूर्य का प्रकाश अंकुरण के बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जब पौधे का अंकुरण हो जाए और वह पौधे का रूप ले ले तो उसके लिए तब प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे भोजन का निर्माण करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पक्षियों को पंखे खोने के बाद की क्रिया। जब पक्षी अपना पंखा खो देते हैं तो उसके बाद की क्रिया को हम क्या करते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग मतलब झाड़ना कहते हैं। हम कहते हैं ना पक्षी का पंख, जैसे मोर का आप देखते हैं, मोर के पंख गिर जाते हैं तो हम लोग घरों लाकर घरों में सजाते हैं। तो उनका जो पंख जब गिरता है तो उसको हम कहते हैं मोल्टिंग। ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या है? इसका विकास कहाँ हुआ और किसने किया? ये किसके लिए बनाया गया? तो देखते हैं। तो ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि का विकास कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। किसने किया? लुईस ब्रेल ने। किसके लिए हुआ? दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए हुआ। यह कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6। ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6। ब्रेल लिपि दिवस कब मनाई जाती है? तो 4 जनवरी को। क्या क्या याद रखना है इसमें आपको? इसका विकास कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। किसने निर्माण किया ब्रेल लिपि का? लुईस ब्रेल ने। किसके लिए बनाया गया? दृष्टिबाधितों के लिए। यह कितने बिंदु पर आधारित होता है? 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। गेहूं। गेहूं रबी की फसल है, शीत ऋतु की फसल है। नवंबर दिसंबर माह बुआई की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। देखिए, गेहूं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो गेहूं किसकी फसल होती है? रबी की फसल होती है। और गेहूं जो होता है वो शीत ऋतु के समय बोई जाती है। कब बोई जाती है? शीत ऋतु के समय में। जब ठंडी की स्टार्टिंग होती है तब हम गेहूं की बुआई कर देते हैं। और ठंडी हमारा कब से स्टार्ट होता है? तो नवंबर से दिसंबर माह में स्टार्ट हो जाता है। उसी टाइम हम गेहूं की बुआई कर देते हैं और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से कटाई स्टार्ट हो जाता है। तो जो शीतकाल समय चलता है उसी समय हमारी गेहूं की बुआई और कटाई ही बुआई होती है। धीरे धीरे जैसे गर्मी वाला सीन आने लगता है उससे पहले कटाई
स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए इसे शीत ऋतु की फसल कहा जाता है। स्वच्छ भारत का अभियान कब चलाया गया? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वच्छ भारत का अभियान दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे पहले स्वच्छ भारत की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। किसके जयंती पर हुई थी? तो महात्मा गांधी की जयंती पर हुई थी। तो बताइए महात्मा गांधी की कौन सी जयंती थी? तो 150वां जयंती थी। उस जयंती पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। तो इसका थीम क्या रखा गया? हम ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे। ना हम गंदगी करेंगे और ना गंदगी करने देंगे। ठीक, अब देखते हैं हम अपमार्जक ऊर्जा का पिरामिड दिया गया है। ये किसका पिरामिड है? तो ऊर्जा का पिरामिड है। ऊर्जा के पिरामिड में क्या बताया गया कि सबसे पहले उत्पादक होता है। उत्पादक में हमारे हरे पेड़ पौधे आते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता आता है, उसमें हम शाकाहारी देखते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता आता है। द्वितीयक उपभोक्ता में हमारे मांसाहारी आते हैं। फिर तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीयक उपभोक्ता में हमारे सर्वाहारी होते हैं। फिर अवघटक मतलब अपमार्जक, जैसे गिद्ध, चीलबाज, कवक, जीवाणु, ये सब हमारे अपमार्जक हैं, जो मरे हुए को खाकर और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रयास करते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को हम भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। जम्मू में खिड़की के स्थान पर बनी नक्काशी मेहराब कहलाती है। जम्मू में जो हमारे खिड़की के स्थान पर कुछ नक्काशियां करी जाती हैं, तो नक्काशियों को हम क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं। कश्मीरी हाउस बोट जो लकड़ी की डिजाइन से बनी होती हैं, उसे हम खतबंद कहते हैं। कश्मीर में हाउस बोट जो होता है वह लकड़ी से डिजाइन करके बनाया जाता है, तो इसे हम खतबंद कहते हैं। खत्म बंद कहते हैं। जांगपा जनजाति, क्या? जांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। इस जनजाति का टेंट जो होता है उससे हम टेंट न कह के रेबो कहते हैं। जांगपा जनजाति के टेंट को हम क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। भेड़ बकरियां पशुओं के रहने का स्थान क्या कहलाता है? तो भेड़ बकरियों पशुओं के रहने का स्थान लेखा या पशुशाला कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए